अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बारे में। सबसे पहले नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से देखेंगे कुछ पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पता है कि यूरिन कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखें, अफेरेंट आर्टीरियोल आता है ग्लोमेरुलस के पास। यहाँ पे होती है फिल्ट्रेशन, ठीक है। कोई भी अगर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, जो भी प्लाज्मा होता है, मतलब प्लाज्मा का कुछ कंपोनेंट वो हो जाता है फ़िल्टर, ठीक है। यहाँ से ग्लोमेरुलस से हो जाता है फ़िल्टर, ठीक है। उसके बाद ये चला जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल के बाद ये जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होती है, कुछ रीअब्जॉर्प्शन होती है सब्सटेंस की, कुछ सीक्रेशंस होती है, ठीक है। आखिर में जो भी बचता है मटेरियल वो एक्सक्रीट होता है, वो होता है यूरिन मटेरियल, ठीक है। देखें, यूरिन फार्मेशन की फर्स्ट स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, ठीक है। और लास्ट में होती है एक्सक्रीशन, ठीक है। इस तरह होती है हमारी जो यूरिन की फॉर्मेशन। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम ग्लोमेरुलर्स जो फिल्ट्रेट बन रहा है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब देखें, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। देखें, पिक्चर वही है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन हो रही है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है ना, उनके ज़रिए रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन होती है। उसके बाद लास्ट में जो भी मटेरियल बच जाता है वो उसकी एक्सक्रीशन हो जाती है, ठीक है। अब देखें, हम इतना आज के लेक्चर में देखेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के बारे में। पूरा हम ग्लोमेरुलस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कैसे बनती है, फिल्ट्रेशन कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्टोलॉजी देख लेते हैं या एनाटॉमी। ये जो ग्लोमेरुलस होता है, इसकी किस तरह बनावट किस तरह होती है, स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ठीक है। अब देखें, सबसे जो बाहर की तरफ जो होती ये देखें, यहाँ पे क्या है, कैपिलरीज़ हैं। अब कैपिलरीज़ के कौन सी लाइनिंग होती है, एंडोथीलियम, ठीक है। एंडोथीलियम होता है, ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहले ये क्या है, एंडोथीलियल लेयर है, कैपिलरी का एंडोथीलियल लेयर है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये है। उसके बाद होते हैं फुट प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स, या इसको कहते हैं विसरल एपिथेलियम, जो कि पोडोसाइट सेल्स होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। ये 3 लेयर होती हैं जो कि ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन होता है बैरियर, ठीक है, वो बनाती हैं। ग्लोमेरुलस की जो बैरियर था ना, जहाँ से जिस तरह इस तरह समझिए कि जो छानी होती है, छानी से अगर हमें किसी चीज़ को फिल्ट्रेट करना है, ठीक है, उस छानी की 3 लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले कैपिलरी का एंडोथीलियम है, जो कि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम है। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और आखिर में आते हैं विसरल एपिथेलियम, पोडोसाइट सेल, ठीक है। ये होते हैं 3 लेयर्स, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई गया है एंडोथीलियल लेयर, ठीक है। एंडोथीलियल लेयर जो कि फेनेस्ट्रेटेड है। उसके बाद आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक लेमिना रेरा इंटरना, लेमिना डेंसा और लेमिना रेरा एक्सटर्ना। बेसिकली जो बीच वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा डेंस होता है, तो उसको कहते हैं लेमिना डेंसा। बाकी जो साइडों वाले होते हैं वो उसको लेमिना रेरा कहते हैं। अगर ये फुट साइड पोडोसाइड वाली साइड का है तो उसको कहते हैं लेमिना रेरा एक्सटर्ना। अगर ये कैपिलरी एंडोथीलियम वाली साइड का है तो उसको कहते हैं लेमिना रेरा इंटरना, ठीक है। लास्ट में आते हैं पोडोसाइट या विसरल एपिथेलियम, ठीक है। विसरल एपिथेलियम कौन बनाता है, पोडोसाइट सेल, ठीक है। ये भी वही पिक्चर है, ठीक है। सबसे ये एंडोथीलियल लेयर, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद फुट प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट, ठीक है। ये होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ स्लिट डायफ्राम का, ठीक है। स्लिट डायफ्राम क्या होता है, देखें, सबसे पहले फुट प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये होते हैं, ये देखें, ये जिस तरह ये बीच में थोड़ी सी समझे कि गैप्स हो रही हैं एक ही सेल के बीच में, इसको कहते हैं पोडोसाइट के फुट प्रोसेस हैं ये। और ये सेल टू सेल बीच में जो एक समझें कि खाली जगह है, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है। या इसका दूसरा नाम है स्लिट डायफ्राम। अब देखें,
दो पोडोसाइट सेल हैं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, इसको कहते हैं स्लिट डायफ्राम। इन दोनों के एक कनेक्शन होता है, एक प्रोटीन जो होती है इन दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है, इसको कहते हैं नेफ्रिन प्रोटीन, ठीक है। ये नेफ्रिन प्रोटीन आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं नोट्स। अब देखें, मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर जो छानी है वो बनी किस तरह किस चीज़ों से हुई है। इट इज़ अ 3 लेयर्ड सिलेक्टिव फिल्टर दैट अलाउज वाटर एंड सॉल्यूट टू पास वाइल प्रिवेंटिंग ब्लड सेल्स एंड मोस्ट प्रोटीन्स। अब होता क्या है, ये देखें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है जो छानी है, ये जो है 3 लेयर्स के बनी हुई हैं जो कि सिलेक्टिवली फ़िल्टर करती हैं, ठीक है, सिलेक्टिवली चीज़ों को फ़िल्टर करती हैं, जिस किसी को चार्ज के बेसिस पे, किसी को साइज़ के बेसिस पे उनको जो है फ़िल्टर करती हैं। देखें, फॉर सपोज़ करें कुछ सॉल्यूट्स को, वाटर को वो फ़िल्टर कर देती हैं, बाकी जो सेल्स आते हैं सेल्स को फ़िल्टर नहीं करती, या प्रोटीन्स आती हैं, प्रोटीन पे बड़े मॉलिक्यूल हैं या किसी किसी के पास चार्ज होती है जैसे एल्ब्यूमिन के पास, तो उनको जो है फ़िल्टर नहीं करती, ठीक है। ये इस तरह होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। थोड़ा सा देख लेते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर थी वो कौन सी थी, एंडोथीलियल लेयर, ठीक है, जिसको कहते हैं फेनेस्टेटेड एंडोथीलियल लेयर। अब इसमें क्या होता है, ये वाटर को और स्मॉल पार्टिकल्स को, स्मॉल सॉल्यूट जो होते हैं उनको फ़िल्टर करती है, पर जो इस सेल्स को अंदर नहीं जाने देती। क्यों नहीं जाने देती, क्योंकि उनकी साइज़ जो होती है बड़ी होती है, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, मैक्सिमम 100 नैनोमीटर, 70 to 80 या 100 तक जिनकी साइज़ होती है ना नैनोमीटर, उनको जो है पास करने देती हैं, बाकी दूसरी चीज़ों को वो क्या पास नहीं करने देती, ठीक है, उनको फ़िल्ट्रेट नहीं करती, ठीक है। ये होती है फेनेस्टेटेड एंडोथीलियल लेयर। उसके बाद नेक्स्ट आती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखें, ये बनी किन चीज़ों से हुई है, मैंने आपको बताया इसके 3 पार्ट्स होते हैं, लेमिना रेरा इंटरना, लेमिना रेरा एक्सटर्ना और लेमिना डेंसा, ठीक है। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली ये बनी होती है कोलाजन 4 टाइप 4 कोलाजन से बनी हुई होती है, और उनके बीच में जो है एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसको कहते हैं हेपेरिन सल्फेट, ठीक है। ये चीज़ बनी होती है टाइप 4 कोलाजन और हेपेरिन सल्फेट से। अब हेपेरिन सल्फेट मोस्टली जो है लेमिना रेरा में होता है, उसके ऊपर क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। फॉर सपोज कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके पास आए तो इसको क्या करती है, रिपेल, नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है, ठीक है। तो हेपेरिन सल्फेट के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल इसके पास आएगा तो वो रिपेल करेगी, उसको फिल्ट्रेट नहीं करने देती, ठीक है। ये होता है हेपेरिन सल्फेट का काम, या ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ये साइज़ बैरियर और चार्ज बैरियर के हिसाब से फ़िल्टर करती है, और इसकी कंपोजिशन होती है टाइप 4 कोलेजन और हेपेरिन सल्फेट, और इसके हेपेरिन सल्फेट होता है ग्लाइकोप्रोटीन जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज वाली मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रिपेयर, जैसे एल्ब्यूमिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। लास्ट में आते हैं पोडोसाइट या विसरल एपिथेलियम। देखें, ये जो है विसरल एपिथेलियम, और ये जो पूरा बाउमेंस कैप्सूल बना रही है ये पेराइटल एपिथेलियम है, ठीक है। अब हम देखते हैं विसरल एपिथेलियम को। देखें, मैंने आपको बताया ये इसकी जो है स्लिट डायफ्राम के बारे में, ये आप याद रखें, जो भी मॉलिक्यूल होते हैं जैसे साइज़ इनकी होती है 40 to 50 नैनोमीटर, तकरीबन 30 to 40 नैनोमीटर इनके बीच में साइज़ होती है। तो 30 to 40 नैनोमीटर पार्टिकल को जो है पास करने देती हैं, ठीक है। बाकी अगर 40 या 50 से अगर बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो स्लिट डायफ्राम से पास नहीं हो पाते, ठीक है, वो अटक जाते हैं। तो वहाँ पे जो है मेसेंजियल सेल्स होते हैं वो उनको हटा देते हैं, ठीक है। इनके बीच में मेसेंजियल सेल्स भी होते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी हिस्टोलॉजी। पोडोसाइट विसरल एपिथेलियल लेयर, फाइनल बैरियर होता है प्रिवेंटिंग प्रोटीन लीकेज, ठीक है। स्लिट डायफ्राम प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स मोर देन 40 to 50 नैनोमीटर इन साइज़, ठीक है। ये देख लें, ये होता है हमारा फिल्ट्रेशन बैरियर, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। क्योंकि हम ग्लोमेरुलर पूरा फिल्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे थे तो इसको पढ़ना ज़रूरी था, ठीक है। अब इससे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूट्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये फ़िल्टर हो जाती हैं। अब ये आगे जाकर किसी की
रीअब्जॉर्प्शन होगी और कुछ मटेरियल की क्या होती है, सिक्रीशंस यहाँ से होती है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से सिक्रीशंस होती है, ठीक है। लास्ट में जाकर ये बनती है एक्सक्रीशन होती है, यूरिन मटेरियल बनता है, ठीक है। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है, इट इज़ मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा एंड वाटर, it is a movement of plasma, water and small dissolved substances across glomerular filtration barrier। अब बैरियर जो छानी मैंने आपको बताई थी, उसके जो मटेरियल जो भी उससे पास हो जाए उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। जो मटेरियल पास हो रहा है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। अब कौन कौन सा मटेरियल पास हो सकता है, जैसे प्लाज्मा में पानी होता है, सॉल्यूट्स होते हैं, तो ये चीज़ें पास होती हैं, ठीक है। बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे प्रोटीन हो गए या फिर ब्लड के सेल्स हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, वो पास नहीं हो पाते, ठीक है। अब जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। अब जितना भी मतलब ये फिल्ट्रेट हो रहा है पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, इसको कहते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल वैल्यू 100 to 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है। 100 से 125 ml पर मिनट जीएफआर होता है, ठीक है। अब ये जीएफआर जो है वेरी कर सकता है डिफरेंट कंडीशंस में ऊपर, या डिफरेंट फैक्टर इसको जो है जो अल्टर करते हैं, ठीक है। अब देखें कौन कौन से फैक्टर होते हैं। एक तो होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यहाँ पे होते हैं, जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ओनकोटिक प्रेशर, उनके हिसाब से भी जीएफआर वेरी करता है। या फिर कोएफिशिएंट, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट जो होता है उसके हिसाब से भी वेरी कर सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखें यहाँ पे जो है, अगर कैपिलरी में अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जितना भी होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। वो मतलब बाहर की तरफ धक्का देगा फ्लूइड को, ठीक है। बाहर कहाँ जाएगा ये फ्लूइड, बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा, तो ये फेवर कर रहा है मतलब फिल्ट्रेशन को, ठीक है। और दूसरा जो होता है इसमें, अगर कैपिलरीज में ओनकोटिक प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। कैपिलरीज में ओनकोटिक प्रेशर अपोज करेगा। फॉर सपोज अगर बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर आ जाएं, वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो तो वो अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे अगर ओनकोटिक प्रेशर हो, ओनकोटिक तो जाहिर सी बात है, ये यहाँ पे प्रोटीन तो फिल्टर होती नहीं है, तो ओनकोटिक प्रेशर ज़ीरो ही होता है। पर हम सपोज़ कॉन्सेप्ट के लिए समझ लेते हैं, अगर यहाँ पे ओनकोटिक प्रेशर होता तो वो फेवर करता, ठीक है। अब देखें फेवरिंग फोर्सेस कौन सी हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और बोमेन्स ओनकोटिक प्रेशर यहाँ क्या कर रही हैं, जीएफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को फेवर कर रही हैं। बाकी अपोज कौन सी करती हैं, ग्लोमेरुलर ओनकोटिक प्रेशर जो है इसको अपोज करता है, बोमेन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। किस तरह करता है मैंने आपको बता दिया। बाकी कोएफिशिएंट फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है, देखें जितना इस बोमेन्स कैप्सूल का या इसका जितनी छानी की जितनी साइज़ बड़ी होगी क्या होगा, उतना जो है ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है। या फिर जितनी उसके सुराख यानी कि परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा। ये कोएफिशिएंट, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट यही चीज़ है, ठीक है। अगर जितना सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होगा उतना फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा, उतना फिल्ट्रेट ज़्यादा बनेगा। जितनी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा जो है फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। अब ये डिफरेंट कंडीशन में अल्टर हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलिटस में ये सरफेस एरिया डिसरप्ट होता है, हाइपरटेंशन में ये सरफेस एरिया डिसरप्ट होता है, इसीलिए कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंशन नेफ्रोपैथी। ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को घटा देती हैं, तो इसकी वजह से फिल्ट्रेट कम बनता है। फिल्ट्रेट कम होने की वजह से जो है एक क्या हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी परमिएबिलिटी, जैसे परमिएबिलिटी डिफेक्ट हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें ये इसमें जो है चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। ये समझ लें। अब देखें मैं आपको बताता हूँ कि GFR इज़ इक्वल टू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर
इंटू फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। अब फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट को हम निकालते हैं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ओनकोटिक प्रेशर, ये सारे का हमने कैलकुलेट कर दिए हैं, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इनका जो है अगर प्लस माइनस हम पूरा कर लें तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हम रखेंगे 10 को, और GFR कॉमनली मतलब कितना होता है 120, 100 से 120 होता है। तो कोएफिशिएंट फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट कितना होगा 10 होगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बाकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, अब देखें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, जितना भी ये देखें ब्लड आ रहा है, अब ब्लड कितना आता है देखें, कार्डिक आउटपुट 5 लीटर होता है, ठीक है। 5 लीटर कार्डिक आउटपुट में से 1 लीटर जो है ब्लड जो है रीनल जो है कैपिलरीज के पास जाता है, या रीनल आर्टरी में जाता है, ठीक है, 1 लीटर। अब 1 लीटर कितना होता है, ये होता है 1000 ml। अब 1000 ml में जो होती है 600 जो होता है प्लाज्मा होता है, और जो 400 होते हैं सेल्स होते हैं। बेसिकली सेल्स तो इसमें जो है फ़िल्टर होते ही नहीं है, तो सेल्स को निकाल देते हैं, बाकी बचा 600 में से 120 ml जो है फ़िल्टर होता है, ठीक है। बकाया 480 जो है एफेरेंट आर्टीरियोल से चला जाता है वापस, ठीक है। तो देखें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब है कि परसेंटेज कितनी हो रही है, अगर जितना भी मतलब रीनल ब्लड फ्लो आ रहा है उसमें से कितना फ़िल्टर हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अब इसका जो है GFR अगर फ़िल्टर हो रहा है 120 ml और ब्लड आ रहा है जैसे प्लाज्मा आ रहा है 600 ml, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 20% बनेगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कार्डिक आउटपुट होता है 5 लीटर, जिसमें से 1 लीटर जाता है रीनल आर्टरी में, ठीक है। रीनल आर्टरी में से अगर 1 लीटर जाएगा उसमें 400 ml जो होगा ये हेमाटोक्रिट होता है या सेलुलर कंपोनेंट होता है। बाकी 600 ml प्लाज्मा होता है, 600 ml प्लाज्मा में से 120 ml फिल्ट्रेट होगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर 120 ml फिल्ट्रेट हो रहा है 600 प्लाज्मा में से, तो इसकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 20% होगी, ठीक है, याद रखिएगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज कितनी हो रही है, अगर जितना भी रीनल प्लाज्मा फ्लो हो रहा है उसमें से कितना फ़िल्टर हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अब देखें कुछ चीज़ें जो हैं इसको जो है ये जो मैंने आपको इसके जो है ये फैक्टर्स पढ़ाए थे जो कि इसको अल्टर करते हैं, जैसे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या फिर फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट को कुछ ये जो है अल्टर करती हैं। ये इनके जो है अगर देखें सरफेस एरिया, अगर देखें सरफेस एरिया फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट को हम अल्टर करके GFR को जो है या फिल्ट्रेट को जो है हम अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें सरफेस एरिया को अगर हम घटाएंगे तो जो है GFR फिल्ट्रेट कम बनेगा, ठीक है। अगर हम सरफेस एरिया को कम करेंगे तो फिल्ट्रेट कम बनेगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अब ये कम सरफेस एरिया कम जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी में होता है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी में होता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। दूसरा आता है परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा, अगर कम होगी तो कम फिल्ट्रेट बनेगा। ये देखें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ये अल्टर होता है, ठीक है। बाकी आ जाते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को हम अल्टर करके GFR को कैसे अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें अगर हम सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे तो रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा जाएगा तो फिल्ट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, ये आप याद रखिए। अब देखें अगर हम अफेरेंट आर्टीरियोल को यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है और ये ईफरेंट आर्टीरियोल है, ठीक है। अगर यहाँ हम एफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, अगर हम इसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या होगा, ब्लड आगे की तरफ नहीं जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो क्या होगा, GFR कम होगा, फिल्ट्रेट कम होगा, ठीक है। तो अफेरेंट आर्टीरियोल को हम कंस्ट्रिक्ट अगर करेंगे तो GFR कम होता है, रीनल प्लाज्मा देखें अगर अफेरेंट आर्टीरियोल को कम कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है आगे की तरफ ब्लड नहीं जाएगा ना, अगर आगे की तरफ ब्लड नहीं जाएगा तो फिल्ट्रेट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, अफेरेंट आर्टीरियोल को अगर हम कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो जो है GFR कम होगा।
अब ये एफेरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट कैसे हो सकती हैं, ये अगर ये देखें एफेरेंट आर्टीरियोल कुछ जो है हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं इसको कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, एंडोथिलिन, ये इसको क्या करती हैं, कंस्ट्रिक्ट करेंगी। अगर इसको अगर सिंपैथेटिक मतलब आउटफ्लो ज़्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा आएगा तो वो क्या करेगा, एफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। अगर एफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट होंगी तो रीनल ब्लड फ्लो कम होगा या रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पे जो है फिल्ट्रेट कम बनेगा। ठीक है, अगर यहीं पे हम इसको डायलेट करें, अब हम डायलेट किससे कर सकते हैं, ये देखें डायलेट हो सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड से, ब्रेडिकाइनिन से या प्रोस्टाग्लैंडिन से। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइनिन क्या करती हैं, एफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट करती हैं। ठीक है, अगर ये एफरेंट आर्टीरियोल डायलेट होगा तो जाहिर सी बात है रीनल प्लाज्मा फ्लो ज़्यादा जाएगा। अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर हम एफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट करते हैं, डायलेट किस तरह कर सकते हैं, जैसे ब्रेडिकाइनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, इससे हम डायलेट कर सकते हैं एफरेंट आर्टीरियोल को। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल को हम डायलेट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइनिन और जो है प्रोस्टाग्लैंडिन से। अगर ये डायलेट होगा तो रीनल प्लाज्मा फ्लो ज़्यादा जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो ज़्यादा जाएगा तो फिल्ट्रेट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं इफरेंट आर्टीरियोल पे। अगर हम इफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, अगर हम इसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो कैपिलरीज थी यहाँ पे प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो फेवरिंग फोर्स थी ना, फिल्ट्रेट को फेवर कर रही थी। अगर इसको इफरेंट आर्टीरियोल को अगर हम कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो रीनल ब्लड फ्लो में कोई चेंज तो नहीं आएगा, रीनल ब्लड फ्लो जितना आ रहा था उतना ही आएगा। ठीक है, पर फिल्ट्रेट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, अगर हम कंस्ट्रिक्ट करते हैं इफरेंट आर्टीरियोल को, वो हम कैसे कर सकते हैं, एंजियोटेंसिन 2 आकर क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 आगे रास मैकेनिज्म पूरा हम पढ़ेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा एंजियोटेंसिन 2 कहाँ से आता है। अगर एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे आकर इसको इफरेंट आर्टीरियोल को क्या करवाता है, कंस्ट्रिक्ट करवाता है। अगर इसकी कंस्ट्रिक्शन होगी तो यहाँ पे कैपिलरीज में ब्लड ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अगर ब्लड ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फेवर करती है फिल्ट्रेशन को। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। इफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट करके हम रीनल प्लाज्मा फ्लो सेम था, ठीक है, पर फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रही थी। यहीं पे अगर हम इफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट करें, यहाँ से जल्दी जल्दी में ब्लड आ जाएगा, कैपिलरीज रूप से होकर जल्दी जल्दी में इफरेंट आर्टीरियोल से चला जाएगा, तो फिल्ट्रेट क्या होगा, कम बनेगा। ठीक है, रीनल प्लाज्मा फ्लो जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, बस जल्दी में चला जाएगा तो उसकी जो है फिल्ट्रेशन उतनी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर हम इफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट करते हैं तो जो है ये नहीं बनेगा, ये हम जीएफ फिल्ट्रेशन कम होगी। ठीक है, अगर हम इफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट करते हैं तो फिल्ट्रेशन कम होगी, बाकी प्लाज्मा फ्लो जितना था उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। अब हम इसको कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देकर। जाहिर सी बात है एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे आकर क्या करवा रहा था, कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, उसको हम कन्वर्ट ही ना करने दें तो ये हो जाएगा, इसकी डायलेशन हो जाएगी। या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर हम दें तो भी डायलेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्शन करके हम जीएफआर को कम कर रहे थे, उसकी डायलेशन करके हम जीएफआर को बढ़ा रहे थे। इफरेंट आर्टीरियोल की कंस्ट्रिक्शन करके हम जीएफआर को बढ़ा रहे थे, बाकी डायलेशन करके हम जीएफआर को या फिल्ट्रेशन को हम घटा रहे थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर फॉर सपोज़ यहाँ पे अगर प्लाज्मा में क्या हो जाए, प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। ठीक है, अब प्रोटीन क्या करवाई थी, यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर जनरेट करवा रही थी कैपिलरीज में।
ज़ाहिर सी बात है ऑनकोटिक प्रेशर क्या था, ओपोजिंग फोर्स था, ठीक है, वो ओपोजिंग था फिल्ट्रेशन के लिए। अगर हम जो है यहाँ पे प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन यानी कि अब अल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन मोस्ट कॉमनली होती है, अगर उसकी कंसंट्रेशन हम ब्लड में या प्लाज्मा में घटा दें, ठीक है, अगर उसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर ओपोजिंग फोर्स था, तो ये इसकी वजह से फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। यहीं पे अगर हम ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ा दें, ऑनकोटिक प्रेशर जैसे प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए जो कि मल्टीपल माइलोमा में होती है, तो फिल्ट्रेट क्या होगा, कम बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब प्रोटीन की कंसंट्रेशन जैसे प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, लिवर सिरोसिस या पार इंटरल मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ऑनकोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलस में जो ऑनकोटिक प्रेशर था उसकी उस ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिल्ट्रेट ज़्यादा बनेगा। यहीं पे अगर ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए मल्टीपल माइलोमा में, तो ये फिल्ट्रेट क्या करेगा, कम बनेगा, ठीक है। अब आते हैं बाउमेंस में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब यहाँ पे जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन कम होगी। ये किस कंडीशन में ज़्यादा हो सकता है, जैसे फॉरवर्ड कोई भी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि कोई स्टोन हो, कुछ भी हो, मतलब यहाँ आगे जाकर अगर कोई भी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से बाउमेंस में क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से GFR कम होगा, ठीक है, फिल्ट्रेट कम बनेगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं हम जो है GFR को मैयर किस तरह करते हैं। GFR को मैयर करने के लिए हम मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर एक इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं इनुलिन, ठीक है, इनुलिन। अब इनुलिन क्या होता है, नॉन टॉक्सिक मटेरियल है, किसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं करता। जाहिर सी बात है प्लाज्मा प्रोटीन तो फिल्टर नहीं हो रही थी ना, अगर उसके साथ अगर कोई मटेरियल बाइंड करेगा तो वो क्या फिल्टर नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर फिल्टर नहीं होगा तो उसकी मतलब सही से हमें GFR नहीं मिलेगा, ठीक है। इनुलिन जो है नॉन टॉक्सिक मटेरियल है, प्लाज्मा से बाइंड नहीं करता, चार्ज इसके ऊपर नहीं है, स्मॉल मॉलिक्यूल है। मैंने आपको पढ़ाया था चार्ज बैरियर्स और जो है साइज़ बैरियर फिल्ट्रेशन बैरियर में होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये फ्रीली फिल्टर्ड है, ठीक है, फ्रीली जितना आएगा उतना फ़िल्टर हो जाएगा। बाकी ना पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ के ज़रिए ना रीअब्जॉर्ब होगा ना सीक्रेट होगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं इनुलिन के बारे में, ठीक है। तो जितना इनुलिन की कंसंट्रेशन हम देखते हैं यूरिन की कंसंट्रेशन में यूरिन में तो हमें GFR पता लग जाता है, ठीक है, कितना है। फॉर सपोज़ करें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने किसी भी बंदे में जो है इनुलिन को इन्फ्यूज़ किया, इन्फ्यूजन उस बंदे में की, ठीक है, जितनी भी इन्फ्यूजन की हमने, तो आधे घंटे के बाद पूरा मतलब स्टैटिक हो जाए, तो हमने जो है उस बंदे का ब्लड सैंपल लिया और प्लाज्मा इनुलिन कंसंट्रेशन हमने करवाई, कितनी आ रही है, तो वो आई 1 mg/ml, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यूरिन फ़्लो कितना है। यूरिन फ़्लो का मतलब है हमने अगर किसी बंदे में 30 मिनट के लिए हमने उस बंदे में कैथेटर कर दिया उस बंदे का, ठीक है, कैथेटर कर दिया। अब 30 मिनट में जितना भी आ रहा है, जितना भी यूरिन आउटपुट आ रहा है उसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 मिनट में कितना जो है यूरिन फ़्लो आ रहा है, ठीक है। तो उस यूरिन फ़्लो जो आ रहा है 2.5 ml/मिनट आ रहा है, ठीक है। और यूरिन का जो हमने यूरिन जो कलेक्ट किया था उसकी हम इनुलिन कंसंट्रेशन करवाएंगे, वो आया हमारे पास 50 mg/ml, ठीक है। अब इसका GFR का फार्मूला होता है GFR = यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस और प्लाज्मा फ़्लो यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस और यूरिन फ़्लो और डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, U × V/P। अब हम इसको प्लेस करेंगे
जैसे हमने प्लाज्मा यूरिन में हमने देखा था इनुलिन की कंसंट्रेशन कितनी थी 50 mg/ml। तो U इज़ इक्वल टू 50 mg/ml, तो U की जगह पे हम 50 mg हम लिखेंगे। और फ़्लो कितना था, हमने फ़्लो कैलकुलेट किया था 30 मिनट में जितना भी आ रहा था उसको जो है पर मिनट के हिसाब से कर दिया, तो 2.5 ml/मिनट हुआ। ठीक है, तो 2.5 ml यहाँ पे लिख दिया। और प्लाज्मा में हमने कंसंट्रेशन देखी थी कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। प्लाज्मा इनुलिन 1 mg/ml है और यूरिन फ्लो 1.25 ml/मिनट आ रहा है। और यूरिनरी इनुलिन कितनी है, 100 mg/ml है। इसको हम प्लेस करेंगे, यूरिनरी इनुलिन 100 आ गई, यूरिन का फ़्लो जो है 1.25 आ गया और प्लाज्मा कंसंट्रेशन 1 है तो 125 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे प्लाज्मा की अगर हमने कंसंट्रेशन इनुलिन की ली तो 2 mg/ml आया, और हमने यूरिन फ़्लो लिया तो 2.5 ml/मिनट आया। और यूरिन में इनुलिन की कंसंट्रेशन थी 40 mg/ml। ठीक है, हमने ये 2.5 और 2 किया तो GFR 50 आ गया, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, जो कि काफ़ी चीज़ों में AKI में हो सकता है, CKD में हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों में हो सकता है। तो इस तरह हम GFR को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या है, ये इनुलिन को हमने इन्फ्यूज़ करवाना पड़ता है। ठीक है, इस बंदे में देना पड़ता है और उसके बाद वेट करना पड़ता है जब तक ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। उसके बाद हमने सैंपल लेना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारा झंझट वाला काम होता है। ठीक है, क्लिनिकली हम एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब वो कौन सा सब्सटेंस होता है, क्रेटिनिन। ठीक है, क्रेटिनिन क्लियरेंस हम चेक करते हैं। अब क्रेटिनिन क्या है, क्रेटिनिन क्लिनिकली हम यूज़ करते हैं। अब देखें, क्रेटिनिन जितना भी आता है उतना फ़िल्टर हो जाता है, बाकी थोड़ा सा जो वो चला जाता है वो सीक्रेट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा सीक्रेट होता है। तो ये अगर हम GFR जितना भी कैलकुलेट करेंगे तो ये GFR थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही आता है, थोड़ा सा ज़्यादा आता है जितना होना चाहिए। तो ये हम करते हैं, स्मॉल अमाउंट इज़ सीक्रेटेड इन PCT, देयरफॉर इट ओवर एस्टिमेट्स GFR। ठीक है, मतलब कि GFR अगर फॉर सपोज़ करें उस बंदे का नॉर्मली अगर इनुलिन से हम करते तो उसका 120 आता, अगर हम क्रेटिनिन से करेंगे तो ये 125 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। क्लिनिकली मतलब इतना क्लिनिकली हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी वही फार्मूला है, क्रेटिनिन क्लियरेंस इसको कहते हैं, क्रेटिनिन कितना क्लियर हो रहा है प्लाज्मा से। ठीक है, इस क्रेटिनिन क्लियरेंस इज इक्वल टू वही फार्मूला है, यूरिन कंसंट्रेशन कितनी है और यूरिन फ्लो कितना है और प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, वही सेम फार्मूला है, वही चीज़ से हम चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्रेटिनिन रीनल क्लियरेंस क्या है। रीनल क्लियरेंस मतलब कि जितना भी हमारे प्लाज्मा रीनल सर्कुलेशन में आ रही है उसमें से कोई भी मटेरियल, किसी भी मटेरियल को हम लें, जितना जो है वो पर यूनिट टाइम क्लियर हो रहा है उसको कहते हैं रीनल क्लियरेंस। ठीक है, रीनल क्लियरेंस। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है फ़िल्ट्रेशन हो रही है, फ़िल्ट्रेशन के बाद कुछ रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, कुछ सीक्रेशन हो रही है। ठीक है, आखिर में जितना भी मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे निकल रहा है, फॉर सपोज़ करें हमने इनुलिन को लें, इनुलिन जितना जो है ये यूरिन में जा रहा है उसको कहते हैं इनुलिन क्लियरेंस। फॉर सपोज़ हम लें क्रेटिनिन को, क्रेटिनिन जितना यूरिन में जा रहा है उसको कहते हैं क्रेटिनिन क्लियरेंस। ठीक है, ये क्लियरेंस को इस तरह कहते हैं। क्लियरेंस का भी फार्मूला वही है, यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, प्लाज्मा यूरिन फ्लो और प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, ये देखें, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अगर क्लियरेंस जो है, फॉर सपोज़ करें किसी भी बंदे का GFR नॉर्मल जितना भी हो, अगर क्लियरेंस जो है GFR से ज़्यादा आती है, ठीक है, GFR से अगर जितनी भी फ़िल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर कोई मटेरियल क्लियर हो रहा है, इसका क्या मतलब है, उस मटेरियल की क्या हो रही है, सीक्रेशन हो रही है। ठीक है, अगर क्लियरेंस इज़ ग्रेटर देन
GFR मतलब नेट ट्यूबुलर सीक्रेशन हो रही है, ठीक है। अगर क्लियरेंस इज़ लेसर देन फिल्ट्रेट, मतलब जितना फिल्ट्रेट हो रहा है उससे कम ही मतलब यूरिन में जा रहा है, मतलब उसका क्या है कि उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। अगर क्लियरेंस इज़ लेसर देन GFR मतलब क्लियरेंस इज़ लेसर देन फिल्ट्रेट मतलब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। अगर जितनी क्लियरेंस हो रही है उतना फिल्ट्रेट बन रहा, जितना फिल्ट्रेट बन रहा है उतनी ही क्लियरेंस हो रही है, मतलब कि ना ही रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ना सिक्रेशन हो रही है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। जितना जो है फिल्ट्रेट बन रहा है उतनी ही अगर क्लियरेंस हो रही है, मतलब कि ना रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ना सिक्रेशन हो रही है। इसका एग्जांपल है इनुलिन, मैंने आपको बताया इनुलिन क्या करता है, ना ही रीअब्जॉर्ब होता है ना ही सिक्रेट होता है, ठीक है। जितना फिल्ट्रेट होगा उतना ही क्लियरेंस होगा, ठीक है। अगर फिल्ट्रेट अगर कम है और क्लियरेंस उस सब्सटेंस से ज़्यादा है, मतलब क्लियरेंस इज़ ग्रेटर देन फिल्ट्रेट, मतलब क्या हो रहा है, सीक्रेशंस हो रही है। अब सीक्रेशन किस सब्सटेंस की होती है, जैसे मैंने आपको बताया क्रेटेनिन की होती है, और दूसरा एक याद रखिएगा पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, ठीक है। ये इसको आप याद रखिए, उसकी भी सीक्रेशंस होती है, ठीक है। बाकी अगर क्लियरेंस इज़ लेसर देन फिल्ट्रेट मतलब कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये MCQs में आ जाता है। अब देखते हैं एक इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ़्लो, हमारे फर्स्ट एड बुक में लिखा हुआ था। ये क्या होता है इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ़्लो, इसका मतलब है कितना जो है कितना जो है प्लाज्मा रीनल सर्कुलेशन के थ्रू गुज़र रहा है, ठीक है। रीनल सर्कुलेशन के थ्रू गुज़र रहा है, उसको कहते हैं इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ़्लो, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड जो है इंडिकेटर होता है, उसको यूज़ करके हम उसको जो है एज अ इंडिकेटर हम लेते हैं इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ़्लो को कैलकुलेट करने के लिए। इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ़्लो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा क्या होता है, जितना जो है प्लाज्मा रीनल सर्कुलेशन में आ रहा है, उस रीनल सर्कुलेशन से गुज़र रहा है, भली फिल्ट्रेट हो भली फिल्ट्रेट ना हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जितना जो है रीनल प्लाज्मा फ़्लो गुज़र रहा है वहाँ से, उसको जो है हम कहते हैं इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ़्लो, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब हम बुक से देख लेते हैं। अब देखें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा अकॉर्डिंग टू साइज एंड चार्ज बैरियर, कंपोज ऑफ 3 लेयर्स, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन composed of type 4 collagen and heparin sulfate, visceral epithelial layer consisting of फुट प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स, ठीक है। ये चार्ज बैरियर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चार्ज बैरियर होता है जिस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है चार्ज बैरियर होती है, उसमें क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन जैसे हेपरिन सल्फेट होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। अब अगर उसके पास अल्ब्यूमिन आएगा तो उसको रिपेल करेगी, ठीक है। साइज़ बैरियर, जैसे एंडोथेलियम जो था फेनेस्टेटेड थी, तो अगर 100 नैनोमीटर से ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा तो उसको फ़िल्टर नहीं करेगी। जैसे पोडोसाइट विट्सरल एपिथेलियम में स्लिट डायफ्राम था, अगर उसके पास 40 to 50 नैनोमीटर से ज़्यादा अगर कोई मटेरियल या मॉलिक्यूल आ जाएगा तो उसको जो है फ़िल्ट्रेट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद रीनल क्लियरेंस मैंने आपको बताई, अगर क्लियरेंस इज़ लेसर देन फिल्ट्रेट मतलब कि नेट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। अगर क्लियरेंस इज़ ग्रेटर देन फिल्ट्रेट मतलब कि नेट ट्यूबुलर सिक्रेशन हो रही है। अगर इक्वल हो तो मतलब ना ही रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ना सिक्रेशन हो रही है। उसके बाद मैंने आपको GFR बताया, GFR कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद इन GFR के लिए हम इनुलिन को इस्तेमाल करते हैं, और इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ़्लो को हम कैलकुलेट करने के लिए हम पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको रीनल ब्लड फ़्लो ऑटो रेगुलेशन बाद में समझा देता हूँ।
उसके बाद मैंने आपको फ़िल्ट्रेशन ये मैंने आपको बताई, ये कुछ सब्सटेंसेस जो हैं कैसे यूज़ होते हैं मैंने आपको बताया। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर एफरेंट आर्टीरियोल को हम कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो जो है जीएफआर कम होगा, ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का जो फार्मूला था जीएफआर डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो। अगर हम एफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर रहे थे, अगर उसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या होगा? रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा तो जीएफआर भी कम होगा। दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें कम हो रही है, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है जवाब जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वहीं पे हम उसकी अगर एफरेंट आर्टीरियोल की डायलेशन कर दें, ठीक है, अगर हम उसकी डायलेशन करेंगे तो रीनल प्लाज्मा फ्लो ज़्यादा आएगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो ज़्यादा आएगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। दोनों चीज़ें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जीएफआर और रीनल प्लाज्मा फ्लो दोनों बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर यहीं पे हम एफरेंट आर्टीरियोल की कंस्ट्रिक्शन करें, अगर इसकी कंस्ट्रिक्शन करेंगे तो उसकी वजह से अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिल्ट्रेट जो होगा, अगर हम एफरेंट आर्टीरियोल की कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर हम एफरेंट आर्टीरियोल की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या होगा? रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा आगे की तरफ। जाहिर सी बात ब्लॉकेज है, पर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से जीएफआर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें, जीएफआर ज़्यादा हो रहा है और रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो रहा है, ठीक है। तो जवाब क्या होगा? ज़्यादा आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर एफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। यहीं पे अगर हम डायलेशन करेंगे तो जीएफआर कम हो जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है कम हो जाएगा, ठीक है। ये अगर प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन में रीनल प्लाज्मा फ्लो चेंज नहीं होता पर जीएफआर चेंज होता है, ठीक है। ये आप नॉर्मली कर सकते हैं। इससे जो है जीएफआर डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो, इसको अगर अपवर्ड दोनों जाएं तो नो चेंज, लोअर दोनों जाएं तो नो चेंज, ये इस तरह आप कर सकते हैं। न्यूमरेटर अगर बढ़े तो जवाब इंक्रीज़ आएगा, डिनोमिनेटर अगर बढ़े तो जवाब डिक्रीज़ आएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं ऑटो रेगुलेशन पे। अगर ब्लड प्रेशर की जो है नॉर्मल ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें फर्स्ट किडनी का क्या होता है, वो अपने रीनल ब्लड फ्लो को ऑटो रेगुलेट करती है, खुद से रेगुलेट करती है। अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो किडनी क्या करती है, उसको जो है मेंटेन करती है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करती है किडनी। अब ये किस तरह करती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। दो मैकेनिज़्म होता है, एक मायोजेनिक मैकेनिज़्म होता है और दूसरा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। अब मायोजेनिक मैकेनिज़्म में क्या है, देखें, अगर कोई ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो आर्टरी पे क्या हो रहा है, स्ट्रेच ज़्यादा हो रहा है। अगर आर्टरी पे स्ट्रेच ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे जो है चैनल, अगर स्ट्रेच ज़्यादा होगा तो वो उस पर जो है चैनल जो है खुल जाएंगे। कैल्शियम जो बाहर है वो अंदर चला जाएगा। अगर अंदर चला जाएगा तो आर्टरी के उस मॉलिक्यूल की उस सब वहाँ की क्या करवाएगा, कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी जो है कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। यहीं पे अगर ब्लड प्रेशर कम हो तो जो है स्ट्रेच नहीं होगा तो कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा, कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा तो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, डायलेशन ही रहेगी, ठीक है। आप याद रखिएगा। दूसरा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर मैकेनिज़्म, हम रास मैकेनिज़्म आगे जाकर पढ़ेंगे, वो आप याद रखिएगा, आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो पढ़ा है मैंने आपको याद रखिएगा। अगर कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।